ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ये एक नर्व की प्रॉब्लम होती है, जो हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है। ये ब्रेन में से क्रेनियल नर्व्स निकलती है, जो फेस की तरफ जो आती है वो पांचवी नंबर की जो नर्व होती है उसको ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। तो ये नर्व जब आती है तो ये हमारे ब्रेन में से डायरेक्ट फेस की तरफ आती है। उसके तीन ब्रांच होते हैं। एक होती है ऊपर, जो ऑफ्थेल्मिक डिवीजन होती है। दूसरी होती है मैक्सिलरी डिवीजन, जो नाक और अपर लिप की तरफ जाती है। और तीसरी होती है जो मैंडिबल की तरफ जाती है। तो ये सेंसेशन सप्लाई करती है, मसल्स को पावर सप्लाई करती है। तो ये नर्व्स का काम होता है। जब कभी भी कोई भी कारण से इस नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इसमें दबाव आ जाता है, कभी कभी कोई ब्लड वेसल होती है, जो ब्लड लेके जाने वाली नर्व वेसल होती है, वो वेसल फूल जाती है और उसका लूप उसको इरिटेट करता है। तो उसकी वजह से जो नर्व के ऊपर जो शीथ होती है, उसका कवर होता है, वो डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से वो सेंसिटिव हो जाती है और उसमें शॉक जैसा फीलिंग आता है। पेशेंट को हवा लगने से पेन होगा, पेशेंट ब्रश करेगा, बात करेगा, उसको करंट जैसे झटके लगते हैं। और ये ऐसा बोलते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड पेनफुल कंडीशन, जिसमें पेशेंट की सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका कारण होता है नर्व में कोई ना कोई दबाव आने की वजह से, या उसके ऊपर उसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये पेन आती है। इसको ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोलते हैं। एक ही सिम्टम उसका होता है पेन, क्योंकि ट्राई न्यूरल्जिया यानी न्यूरल्जिया कोई भी कंडीशन के पीछे न्यूरल्जिया लगता है, वो नर्व की इन्फ्लेमेशन या नर्व की डैमेज, उसको उसको हम बोलते हैं न्यूरल्जिया। तो जब भी ये शुरू होगा तो कभी कभी अचानक शुरू हो जाता है, और उसकी सीवियरिटी शुरू से ही वो बहुत ही सीवियर होता है। 0 to 10 स्केल पे देखेंगे तो कभी कभी पेशेंट बोलता है मेरा 15 है, 20 है। दिस इज वेरी सीवियर पेनफुल कंडीशन, ऑल ऑफ सडन शुरू हो सकता है। इसके लिए कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा आपको कि ये पहले धीरे धीरे शुरू होगा, उसके बाद उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप मेडिसिन ले सकते हैं। आपको सडनली शुरू होगा और ये पेन हमेशा एक ही तरह का पेन होगा। शॉक, करंट या लाइटनिंग बोलते हैं ना, बिजली की जरूरत तरह वो पेन आता है और चला जाता है। कुछ सेकंड के लिए पेन रहेगा, फिर चला जाएगा, कुछ सेकंड के लिए पेन रहेगा, चला जाएगा। इसकी एक खासियत है कि पेन आएगा जाएगा, दो अटैक के बीच में पेन फ्री इंटरवल होता है। तो ये करंट जैसा आएगा, वापस चला जाएगा। कभी कभी कोई हवा लगने से भी पेन हो सकता है। आप किसी से बात कर रहे हो और खाना खा रहे हो, कुछ पानी पी रहे हो, या कुछ नहीं कर रहे हो, बैठे बैठे भी सडनली झटका आता है। पेशेंट ऐसे करेगा, इतना झटका आता है कि उसको लगेगा क्या हुआ मुझे, मतलब ही विल आपके सामने बैठे बैठे सडनली उसके फेस में झटके आएंगे और आपको लगेगा कि क्या हुआ इसको, ये तो नॉर्मल दिख रहा है। पेशेंट नॉर्मल दिखते हैं लेकिन उनको अंदर से नर्व की डैमेज होती है। इसके ऐसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कि कभी कभी फैमिली में किसी को है तो आपको वो चांस होता है आने का। बट इसका इतना स्ट्रांग कोई ऐसा फैमिलियल ये नहीं होता कि आपकी फैमिली में किसको है तो आपको आना ही आना है। तो ये किसी को भी हो सकता है। ये कोई यंग पेशेंट में भी हो सकता है, ओल्ड पेशेंट में भी हो सकता है, और इसके कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऐसा नहीं होता है। इसमें एक नॉर्मल एनाटॉमी होती है हमारी, जिसमें एक ब्लड वेसल नर्व के साथ चलती है। कभी कभी वो ब्लड वेसल टॉर्चियस हो जाती है, इसीलिए वो पेन इरिटेशन की वजह से, नर्व के डैमेज होने की वजह से आ जाती है। जब भी आप बोलोगे या आप कुछ खाओगे, ब्रश कर रहे हो, मॉर्निंग टाइम है, आप मुंह धो रहे हो, आपको कुछ भी चीजों से एसी की हवा लगेगी, आप कहीं बैठे और एसी या फैन की हवा लगेगी तो भी पेन काफी तेजी से बढ़ सकता है। क्योंकि ये सेंसिटिव हो जाती है। नर्व का जो बाहर का कवर है, वो कवर डैमेज हो चुका है। नर्व के जो अंदर की सेंसिटिव जो पार्ट है, वो बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। तो ये नर्व काफी सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए पेशेंट को कभी भी पेन आ सकता है, कोई भी टच पे या विदाउट टच भी। अगर कोई टच करने की एक्ट कर रहा है कि उसके गाल की तरफ किसी का हाथ गया, या कोई भी चीज है, कपड़ा भी लग गया उसको, तो सीवियर पेन हो सकता है। पूरे क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। पेशेंट को एक टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट को वेरी सीवियर पेन होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट की तरह आता है। उसका पेन जो होता है, उसके दो अटैक के बीच में पेन फ्री इंटरवल होता है। अगर किसी पेशेंट में कंटिन्यूअस पेन है
और बीच में कोई ऐसा इंटरवल नहीं है, उसको डल एकिंग पेन भी हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, तो उसका कुछ दूसरा कारण हो सकता है, जिसमें मसल स्पाज्म हो सकता है, टीएम जॉइंट डिसफंक्शन हो सकता है, या दूसरी कोई नर्व होगी उसका प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी पड़ेगी कि उस दो अटैक के बीच में उसको पेन फ्री इंटरवल होना क्लास जरूरी है। इसको क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया बोलते हैं। और इसके लिए टेस्ट है, नॉर्मली हम लोग एक ही टेस्ट करते हैं जो सबसे बेस्ट है, एमआरआई। एमआरआई में हम ये देखते हैं कि कहीं पे वो वास्कुलर लूप तो नहीं है जो नर्व को इरिटेट कर रहा है, एक वो। दूसरा, कभी कभी कुछ ट्यूमर हो सकता है किसी किसी पेशेंट में, जो सीपी एंगल होता है, ब्रेन में एक पार्ट होता है सीपी एंगल, उस एंगल से वो नर्व निकलती है। कभी कभी वहां का कोई ट्यूमर या वहां पे कोई लीजन होगा। मोस्ट कॉमन एकॉस्टिक न्यूरोमा नाम का एक ट्यूमर होता है जो बिनाइन होता है, लेकिन वो नर्व को कंप्रेस कर सकता है। या दूसरा भी कोई भी ट्यूमर हो सकता है, तो वो उसको कंप्रेस करके ऐसा सेम ये सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। तो आपको वो रूल आउट करना पड़ेगा कि आपका ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ये क्लासिकल ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है या सेकेंडरी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया है। सेकेंडरी यानी किसी ट्यूमर या कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, उसकी वजह से ये नर्व डैमेज हो रही है। तो ये देखने के लिए एमआरआई सबसे बेस्ट है। और उसके अलावा आप टीएम जॉइंट के लिए एक्सरेज होते हैं, जैसे ओपीजी बोलते हैं, नॉर्मल डेंटिस्ट जो ओपीजी करते हैं, या फिर सीबीसीटी करते हैं, सीटी स्कैन होता है पूरे फेस का, डेंटल एंड टीएम जॉइंट। वो देखना पड़ता है कि कहीं पे बीम बैलेंस वगैरह या टीएम जॉइंट की डिस्क वगैरह वो तो स्लिप नहीं हुई है। मैसेटर मसल्स को देखना पड़ता है पाल्पेट करके। तो ये सब है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इसमें एमआरआई है। सीटी स्कैन और ये दूसरी चीजों को लिए है जो रूल आउट करनी जरूरी है, उसके लिए कभी कभी करना पड़ता है। अगर पेशेंट्स, हमको लगता है कि पेशेंट की डायग्नोसिस सही नहीं है और कहीं कुछ मिसिंग है या दूसरा कुछ कारण हो सकता है, तो हम सीबीसीटी ओपीजी वगैरह करते हैं। और एमआरआई सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड है डायग्नोसिस के लिए। और वो डायग्नोसिस क्लिनिकल है, डायग्नोसिस नहीं, उसको सपोर्ट करने के लिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस को सपोर्ट करने के लिए हम ये एमआरआई करते हैं कि दूसरी कुछ कारण तो नहीं है, सेकेंडरी कारण तो नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहले हम उनको एक मेडिसिन उनको देते हैं। वो सबसे आइडियल मेडिसिन होती है और गोल्ड स्टैंडर्ड है। मोस्टली सब पेशेंट्स उससे काफी अच्छे अच्छे से रहते हैं और उनको पेन रिलीफ बहुत अच्छी होती है। कभी कभी उनको लाइफ टाइम ये मेडिसिन लेनी पड़ती है। कभी कभी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है, और अभी कुछ और मेडिसिन होती है तीन चार जो नर्व्स के ऊपर काम करती है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है वो जो पेन में काम आती है, नर्व पेन में। वो सब हम कॉम्बिनेशन देते हैं। अगर पेशेंट को उससे साइड इफेक्ट होता है तो फिर हम इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं। या फिर कोई पेशेंट्स होते हैं जिनको ड्राउजीनेस हो रहा है, दे आर वेरी एक्टिव इन देयर लाइफ, दे गो टू ऑफिस और दे हैव लॉट ऑफ ट्रैवलिंग टू डू, या उनका काम ऐसा है कि जिसमें उनको अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है, और वो ऐसे मेडिसिन है जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उससे सिडेशन बहुत होता है। उससे सिडेशन होगा तो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, और उनका कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं होता है। कभी कभी मेमोरी लॉस भी हो सकती है ऐसे मेडिसिन से लॉन्ग टर्म यूज के बाद। तो ऐसे पेशेंट्स में हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि आप इंटरवेंशन कुछ होते हैं उनको करा लीजिए। अब इसमें इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट में और नॉन सर्जिकल है, उसमें तीन चार तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। तो एक होता है जो सबसे कॉमनली किया जाता है और सबसे इफेक्टिव है, उसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, आरएफ एब्लेशन। सेकेंड ट्रीटमेंट होती है गामा नाइफ, और उसको साइबर नाइफ सर्जरी भी बोलते हैं। और थर्ड होती है बलून डिकम्प्रेशन। और फिर उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट आती है जो उसको बोलते हैं एमबीडी, माइक्रोवास्कुलर डिकम्प्रेशन। अब इसमें ऑप्शन तीन चार है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड करना कि सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट और सबसे सेफ ट्रीटमेंट कौन सी है। नॉर्मली वी प्लान रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। द ओनली एडवांटेज विच इज द बेस्ट एडवांटेज विच आई फील इज इन रेडियो फ्रिक्वेंसी, कि हम पेशेंट को पहले नर्व को हम बर्न करने से पहले, ट्रीट करने से पहले पेशेंट को कंफर्म करते हैं कि उसका कहाँ पे उसकी वो नर्व है, क्या हमारी नीडल की टिप जो है वो उस नर्व पे है या नहीं है।
पेशेंट जब बोलता है कि मेरे को करंट जो पास हो रहा है वो मेरे पेन एरिया को कवर कर रहा है, तब हम उसको अबलेट करते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक ड्राइविंग द कार, टेस्ट ड्राइविंग द कार बिफोर यू एक्चुअली बाय इट। तो पेशेंट पहले कंफर्म करता है कि मेरे को जो एरिया में पेन है वहीं पे करंट आ रहा है, फिर हम बर्न करते हैं। तो उससे रिजल्ट 100% और पेशेंट को पेन रिलीफ 100% होती है और वही एरिया में होती है। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई वी नॉर्मली प्रिफर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन एज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट।